चालक सिरा है, चालक के दो सिरा है, एक पर विभवांतर भी है तो दूसरे पर भी है, क्या है भी। तो ये दोनों विभवांतर क्या कहते हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो भी ए माइनस भी बी बराबर कितना, विभवांतर, ठीक। और ये जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं किसके समानुपाती होते हैं, विभवांतर धारा के समानुपाती होते हैं, समझ रहे हो। यानी कहा जाए ओम के नियम विभवांतर और धारा के बीच के संबंध बतलाता है। ओम के नियम किसके बीच संबंध बतलाता है, धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को बतलाते हैं, ठीक। और ये जो होते हैं कोई भी चालक हो, कोई भी धातु चालक हो, किसी भी धातु चालक हो, और उससे जब धारा प्रवाहित की जाती है तो जो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वही क्या होते हैं, धारा के समानुपाती होती हैं। लेकिन एक शर्त इस पर है, ठीक। क्या शर्त है कि उस चालक तार का ताप क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, ताप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, अचर, ताप क्या होना चाहिए, अचर। तो ओम के नियम का ऐसे ही परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं, ओम के नियम क्या है कि अचर ताप पर किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह विभवांतर धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होती है, अर्थात भी समानुपाती आई, यानी विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, और विभवांतर को भी से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को आई से। और विभवांतर को साथ विभवांतर धारा के समानुपाती होती है, तो समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो समानुपाती को हटाने के लिए क्या किया जाता है, एक नियतांक को V बराबर आई आर बता सकते हैं, V बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर, और आर क्या है, नियतांक है, आर एक क्या है, नियतांक। और इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इस नियतांक को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध, इस नियतांक को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम से क्या प्राप्त हुआ हमें, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, समझ रहे बात को। तो यही ओम के नियम क्या है, इसके नियम को लिखें, मतलब ओम के नियम को लिखे तो क्या बोलेंगे, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित हो रही हो नियत ताप पर जब किसी चालक से धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वे धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और ओम के नियम आप लोग को पता है, पूछा भी जाता है कि ओम के नियम में किसे निश्चित रखा जाता है, कौन नियत होते हैं, धारा, विभवांतर, ताप, दाब, तो क्या बोलिएगा, ताप। ओम के नियम में कौन नियत होते हैं, ताप होते हैं, कौन होते हैं, ताप, टेम्परेचर, कांस्टेंट कौन होते हैं, ताप। ये ताप टी है, टेम्परेचर टी क्या है, ताप है, टेम्परेचर बोलते हैं इसे, तो ताप को अचर रखा जाता है। तो ओम का नियम क्या है समझ चुके हैं। ओम के नियम बराबर क्या हुआ, V बराबर आई आर। तो इसी में पूछा जाए, यदि पूछा जाए आर बराबर क्या होगा तो V बटे आई, और फिर पूछा जाए आई बराबर क्या होगा, V बटे आर। क्या ये सब बातें समझते हैं आप लोग, समझ चुके हैं। ओम के नियम समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ओम का नियम जो है सभी जगह लागू नहीं होते, ओम का नियम सभी जगह लागू नहीं होते, ठीक। कहाँ लागू होते हैं, तो धातु चालक यदि हो, धातु क्या हो, चालक हो, धातु चालक हो तो धातु चालक पर ओम का नियम लागू होते हैं, ठीक। जैसे गैस और विद्युत अपघट, गैस भी है विद्युत अपघट है, गैस भी है और विद्युत अपघट। गैस भी, कुछ गैस भी होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। हाइड्रोजन गैस से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, समझ बात को। फिर विद्युत अपघट बता चुके हैं आप लोग को, जब जल में अम्ल भस्म लवण को मिला दिया जाता है तो ये विलयन बन जाते हैं, और ये विलयन क्या करने लगते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने लगते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं विद्युत धारा का चालन, ठीक। तो ये भी क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन। तो क्या यहाँ पर विद्युत ओम का नियम लागू होगा, यानी जितना धारा प्रवाहित होगा उतना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा इनसे होकर के उतना विभवांतर उत्पन्न नहीं होती। ओम के नियम के कहना है क्या, कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जितना धारा प्रवाहित होगा ना विभवांतर उतना ही उत्पन्न होगा। यानी विभवांतर क्या होते हैं, धारा के समानुपाती, या धारा क्या होते हैं, विभवांतर के समानुपाती। इतना समझ चुके हैं।
तो यही बात याद रखना नो। और क्या है, आज जैसे कोई भी अर्धचालक रहे, अर्धचालक में ओम का नियम लागू होगा, तो अर्धचालक में भी नहीं ओम का नियम लागू होगा। अर्धचालक से कुछ युक्ति बनाया जाता है, उस युक्तियों से भी क्या होगा, उस युक्ति में भी ओम का नियम लागू नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ कहाँ लागू होते हैं, तो धातु चालक में। और ऐसे भी ओम के नियम में परिभाषित भी किया गया है ओम के नियम के अनुसार कि जब किसी चालक तार से नियत ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वे धारा के समानुपाती होते हैं। ओम का नियम कहने का मतलब क्या समझेंगे कि V बराबर IR, V बराबर क्या होता है IR, ये कहां से आया, ओम के नियम से। और ओम के नियम में क्या होते हैं, विभवांतर समानुपाती धारा होते हैं। विभवांतर समानुपाती धारा, क्या ओम के नियम सभी जगह लागू होते हैं? नहीं। कहां लागू होते हैं? सिर्फ धातु चालक में, सिर्फ धातु चालक में। और उसका ताप को बढ़ा दिया जाए तो फिर उस पर भी ओम का नियम लागू नहीं होगा। समझ रहे बात को? नियत ताप पर क्या होंगे, ओम का नियम लागू होंगे। इतना समझ चुके हैं। ओम के नियम किसे कहते हैं? जब किसी चालक, लिखना रहे, जब किसी चालक से धारा प्रवाहित हो रहा हो तो चालक तार के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वह धारा के क्या होते हैं, सीधा समानुपाती होती है। अर्थात विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा भी समानुपाती आई। ठीक, इसीलिए समानुपाती को हटाने के लिए नियतांक का प्रयोग करते हैं। उस नियतांक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध जो होते हैं, शांति सुनिए, ये धारा के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। धारा का प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। ये धारा के प्रवाह में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इतना समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओम का नियम कहाँ लागू होते हैं, क्या ओम के नियम लागू होते हैं, दे रहेगा कॉपर वायर, फिर दे देगा नो हाइड्रोजन विद्युत अपघात, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर लागू होगा, ओम का नियम किस पर लागू होगा? तो कॉपर वायर, तांबा के तार में हो सकता है, वो धातु चालक है कि नहीं तांबा। वायर मतलब चाहती होता ना तार, वायर में क्या होता है, तार। ठीक, ना समझ चुके हैं। अब आगे देखिए, एक होता है नो इंटरनेशनल ओम को पहले जान लेते हैं, उसके बाद वो दोनों शब्द को समझेंगे, ऊपर में जो लिखा हुआ है। ठीक, इंटरनेशनल ओम क्या होता है कि पारा के एक स्तंभ हो, यदि उसकी लंबाई कितना हो, 1.063 मीटर कितना हो, और उस स्तंभ, पारा के स्तंभ का द्रव्यमान 521 kg हो। ठीक, और उस स्तंभ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 10 पर पावर -10 मीटर, 10 पर पावर। तो एक मतलब 0 डिग्री ताप फिर कितना हो पारा का, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहता है, पारा जम जाती है। कोई 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप, 0 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा दर पदार्थ क्या होते हैं, जमते कि नहीं, कम या स्तंभ बने। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पारा का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। और इस 1 ओम को कहते हैं क्या, उसे 1 ओम कहते हैं जब इतना हो, स्तंभ की लंबाई कितना हो, 1.063 मीटर, और द्रव्यमान कितना हो, इतना हो। ठीक, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, इतना हो, 10 पर पावर -10 मीटर, और टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पारा का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम। कितना होता है, 1 ओम। और 1 ओम को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ओम कहते हैं। ठीक, इतना समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनना है हम लोग को कि रेसिस्टर और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक और प्रतिरोध दो अलग अलग है। कितना समझ जाता कि एक ही है, प्रतिरोधक और प्रतिरोध क्या है, दो अलग अलग चीजें। ठीक, तो ये क्या होते हैं ना, तो प्रतिरोध जो होते हैं, ओम के नियम में आप लोग देखे थे कि प्रतिरोध जो होते हैं
विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध उत्पन्न करते हैं। यानी ये जो प्रतिरोध होते हैं किसी चालक पदार्थ का वह गुण होते हैं जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। धारा के प्रवाह में क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं। और जबकि प्रतिरोधक जो होते हैं ये एक पदार्थ होते हैं। प्रतिरोधक क्या होते हैं? एक पदार्थ होते हैं। ठीक, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत क्या? विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब क्या है? प्रतिरोधक है। कॉपर वायर, कॉपर वायर की बात करें तो ये क्या है? प्रतिरोधक है। ठीक, हीटर की अगर जो देखा जाए, हीटर क्या है? तो इसे क्या कहेंगे? प्रतिरोधक। और ये दोनों में देखा जाए ना कुछ ज्यादा अंतर इसमें क्या है? जबकि ये पदार्थ है और ये पदार्थ के क्या होते हैं? गुण। ये क्या होते हैं? गुण। अर्थात कह सकते हैं प्रतिरोधक क्या विशेषण है और ये जबकि क्या नाउन है। नहीं कह सकते हैं प्रतिरोध क्या है? विशेषण है और प्रतिरोधक क्या है? नाउन है। जैसे किसी का नाम रखा गया वायर, तार क्या नाम है? नाउन है। बस समझ रहे हो? तो प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोध क्या है? कोई सभी चीजें समझ चुके हैं। ठीक, ओम के नियम क्या है ये भी जान चुके हैं। अब प्रतिरोध का अगर जो देखा जाए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का तो ओम, क्योंकि ओम के नियम से ही ये आए हैं। कहां से आए हैं? ओम के नियम। और इसी को ओम कहते हैं। इसके पाई मत समझना, ये क्या है? ओम है। इसे क्या कहेंगे? ओम। और ये ग्रीक अक्षर ओमेगा इसको बोलते हैं, ओमेगा। समझ रहे हो? इस तरह के ओम। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या इतना समझ चुके हैं? क्या? बस इतना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक, ओमेगा गलत लिखा गया, ओमेगा। अब सही है। ठीक है, नोट कीजिए इतना तक, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिए? तो सुनिए, ओम के नियम हल्ला नहीं कीजिए। ओम के नियम ध्यान दीजिए। ठीक, ओम के नियम में क्या बताया गया कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वह विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती है। धारा के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इतना बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे सुनिए। जैसे ओम के नियम के अनुसार देखा जाए, धारा अति विभवांतर और ये धारा के बीच संबंध बतलाती है। विभवांतर और धारा के बीच क्या बतलाती है? संबंध बतलाने का काम कौन करते हैं? ओम। और इसमें कहा गया कि विभवांतर जो होते हैं धारा के समानुपाती होते हैं। जब कोई चालक तार में, सुनिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या या धारा प्रवाहित हो रहा हो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और उस चालक तार में धारा प्रवाहित होने से विभवांतर उत्पन्न कितना हुआ है? 10 वोल्ट। कितना हुआ है? 10 वोल्ट। विभवांतर का भी बता चुके हैं। विभवांतर का क्या होता है? मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। तो ये जो देखिए विभवांतर जो उत्पन्न हुआ, यदि इसका मान बढ़ाएंगे, विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का विभवांतर क्या होगा? बढ़ेगा। या धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओम के नियम के अनुसार यही समझेंगे कि विभवांतर जो होते हैं धारा के समानुपाती होते हैं, या धारा क्या होते हैं? विभवांतर के समानुपाती होते हैं। ये दोनों में से किसी का मान बढ़ाएंगे तो एक का मान बढ़ेगा। एक का मान बढ़ाएं तो दूसरा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक का मान घटाएंगे तो दूसरा का मान भी क्या होगा? घटेगा। जैसे इसी में देखिए, इसे डबल कर दीजिए, 20 वोल्ट कर देते हैं। 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो ये धारा कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। उससे धारा ये भी दोगुना हो जाएगा। जब 10 से ये 20 हुआ तो ये भी दोगुना होगा कि नहीं? ये भी दोगुना होगा। तो ओम के नियम को में क्या होता है कि जब चालक तार से कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तारों के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वे विभवांतर क्या होते हैं? धारा के सीधा समानुपाती होते हैं। इतना चीज समझ चुके हैं? ठीक है, मिटाते हैं। इतना तो जान गए हैं आप लोग। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक, विभवांतर का ऐसा मात्रक। एमीटर के बारे में पढ़े आप लोग? बता दिए कल के सेशन में। एमीटर विद्युत परिपथ में किसका मापन करता है?
विद्युत धारा का। विभवांतर का मापन कौन करता है? वोल्ट। विद्युत परिपथ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बोलिए, ठीक। और विद्युत परिपथ में ये मीटर को किस कर में जोड़कर विद्युत धारा का मापन किया जाता है? समांतर कर, श्रेणी कर में, ठीक। वोल्ट मीटर का मापन समांतर कर में, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक, यहां से ओम के नियम में क्या बताया गया था हम लोगों को? ओम के नियम में देखा जाए तो V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। यानी कितना विद्यार्थी ओम के नियम के लिख नहीं पाता है? क्यों? क्योंकि इसमें V समानुपाती I, V समानुपाती क्या होता है? I, ठीक। तो इसमें हम लोग आज इसे कैसे करेंगे कि जब कोई चालक विद्युत धारा में से पढ़ना ओम के नियम, किस चैप्टर में पढ़ना ओम के नियम को? विद्युत धारा में। अब विद्युत धारा में इसे आज क्या रखेंगे कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक के सिरों के बीच क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होते हैं। और वह विभवांतर किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा। अब ये आज रखेंगे हम। और फिर उसके बाद कितना V बराबर क्या होगा? इस फार्मूला में खास करके V बराबर क्या होगा? IR होगा कि V बराबर कितना R बटे V होगा? कितना इसे करके कंफ्यूज करता है कि नहीं? कितना फार्मूला में जाकर के कंफ्यूज करता है, ठीक। यदि ये आध है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से पूछा जाए कि इसे छोड़ करके बोलना है, बात समझ रहे हो नहीं? इसे छोड़ करके बताना रहे तो अंधेरा जलाने लगता है दिमाग में, ठीक। तो इसे याद रखेंगे हम कि V बराबर क्या बोलेंगे? IR। लेकिन पहले ये याद रखेंगे कि V समानुपाती किसके होते हैं? विद्युत धारा का। आई भी याद रखेंगे कि विद्युत धारा विभवांतर समानुपाती करेंगे विद्युत धारा का, ठीक। अब पहले हम लोग क्या पढ़े विद्युत धारा में? पहले विभवांतर पढ़े हैं कि विद्युत धारा को पढ़े हैं? पहले विभवांतर पढ़े हैं, तो इसलिए याद रखेंगे V पहले रहेगा और R क्या रहेगा? R मतलब V और समानुपाती होगा I के। V क्या होगा? समानुपाती I के, ठीक। और I होगा और इसके साथ नियतांक, नियतांक किसका प्रयोग किया गया है? R का। तो V बराबर IR। आप नहीं देखा फिर ऐसे लिखेंगे, अगर जो ओम के नियम उल्टा बोलिएगा आप कि I समानुपाती होता है V के विभवांतर के। कितना ओम के नियम किताब में लिखा हुआ रहेगा नो कि ओम का नियम जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा या किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा किसके समानुपाती हो रहा है? विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक। तो इसमें नियतांक कैसे लगाइएगा? इस नियतांक को हटाने के लिए बराबर लिखेंगे तो नियतांक को लिखना पड़ेगा 1/R गुणे V, 1/R गुणे V। जब आप करिएगा किसे ओम के नियम में, ओम के नियम में बोलिएगा कि I समानुपाती होता है किसके? विभवांतर के, तो नियतांक किस तरह से लगाइएगा? 1/R। लेकिन जब हम विभवांतर को I के समानुपाती करेंगे तो नियतांक को किस रूप में लिखेंगे? R के अंश में मान बैठाएंगे और उसको हर के में, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे और याद रखेंगे हम लोग को, ठीक। और विभवांतर का मान बढ़ने से क्या होता है? धारा का मान बढ़ता है। अब प्रतिरोध समझ चुके हैं कि प्रतिरोध क्या है? किसी चालक पदार्थ का वह गुण होते हैं जो धारा प्रवाह का अवरोध करता है, विरोध करता है, ठीक। ये चीजें जान चुके हैं। तो हम लोग जानेंगे कि कोई जब चालक हो तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इस चीज को पहले समझेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना है कि चालक का प्रतिरोध में पहला है कि चालक का जो प्रतिरोध होते हैं R, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं नहीं। चालक का प्रतिरोध जो होते हैं लंबाई के सीधा समानुपाती होते हैं। चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या होते हैं? सीधा समानुपाती होते हैं। यानी कि मतलब एग्जांपल इसको समझेंगे कि जब किसी चालक का लंबाई 10 मीटर हो और प्रतिरोध उसमें 5 ओम हो, कितना प्रतिरोध चालक तार का? 5 ओम, ऐसी रखा जाए। तो अगर इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे, 20 मीटर, तो ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 ओम। समझ बात को? यानी प्रतिरोध लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक। तो यही याद रखेंगे। पहला नियम में पहला कारक को क्या याद रखेंगे कि लंबाई, चालक के तार की लंबाई जितना लंबाई होगा वो प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं।
चालक तार की लंबाई क्या होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्या ये समझ चुके हैं? अब दूसरी बात है हम कि चालक की अनुप्रस्थ काट, यही समझेंगे हम लोग कि ये जो जितना मोटा होता है, इसको इस तरह से देखेंगे एरिया को, सारे बात को। चालक तार जो है, चालक तार मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हो? किसी चालक तार के प्रतिरोध, किसी चालक तार के प्रतिरोध जो होते हैं उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अंग्रेजी क्या होता है, एरिया। इसे किससे सूचित करते हैं, से। तो इसीलिए यहां पर देखेंगे हम कि जो प्रतिरोध होते हैं एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या कह सकते हैं उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझे बात को? अगर देखिए मोटाई का मान बढ़ाएंगे, मोटाई का मान बढ़ाएंगे जितना, सुनिए, मोटाई का मान जितना बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट उल्टा है। प्रतिरोध क्या होता है, मोटाई के उल्टा होता है। उल्टा है कि नहीं? प्रतिरोध अगर जो मोटाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध उस चालक का क्या होगा, घटेगा। बस समझ रहे हो? आप प्रतिरोध घटेगा तो उससे धारा क्या होगा, पर ज्यादा प्रवाहित होगा। एक मोटे तार और पतले तार में किसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होगा, पतले तार में। अब मोटे तार नहीं, पतले में नहीं, मोटे तार से धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पर क्या कहा गया, मोटाई बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अब प्रतिरोध घटेगा, जिस चालक तार की प्रतिरोध कम है तो धारा उससे ज्यादा प्रवाहित नहीं होगा। धारा के प्रवाह में रुकावट बनने वाला क्या है, अवरोध उत्पन्न करने वाला कम है, तो धारा प्रवाह मान ज्यादा न होगा। और अगर जो इसका मान है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो ये अपने आप क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो ज्यादा धारा को रुकावट उत्पन्न करेगा। बस समझ रहे हो? तो यहाँ देखिएगा, एक पतले तार को छूइएगा तो थोड़ा झटका देगा नहीं, समझ रहे हो? लेकिन जब मोटे तार को छूते हैं हम तो उठा के पटक देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जानते हो मोटे तार में धारा ज्यादा प्रवाहित होते रहता है। मोटे तार में क्या होता है, धारा का ज्यादा प्रवाह होने के कारण क्या होते हैं, ज्यादा झटका देता है। बात समझ, पतले तार से क्या होता है, कम झटका मिलता है। तो यही याद रखेंगे कि चालक का प्रतिरोध जो होते हैं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के उल्टा होते हैं। डायरेक्ट उल्टा बोलेंगे, या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और आगे देखेंगे तीसरा बात, तीसरा कारक क्या है कि प्रतिरोध जो है चालक तार के ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ताप को बढ़ाने से ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जब किसी चालक तार के ताप को बढ़ाया जाएगा तो उससे क्या धारा ज्यादा पास होगा, बढ़िए। देखिए पहले देखिए, ताप बढ़ाएंगे, यदि ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उस चालक के तार से धारा कम में बहेगा, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इतना याद रखेंगे कि जब किसी चालक तार को का ताप बढ़ाते हैं तो उसके पहले जब ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ता है। उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन हर चालक में ऐसा नहीं होता है। हर चालक के ताप बढ़ाइएगा नहीं तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, घटेगा। प्रतिरोधकता क्या होगा, घटता है। समझ रहे हो? हम जब 12th के एग्जाम दिए थे यही प्रश्न आया था कि अर्धचालक के ताप को घटाते हैं, अर्धचालक के ताप को क्या करते हैं, सॉरी ताप को बढ़ाते हैं तो अर्धचालक के ताप में क्या होगा, अर्धचालक के प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलिएगा, अर्धचालक में घटता है। और अगर जो धातु में पूछा जाए चालक में क्या बताएंगे, बढ़ता है। बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। ताप घटाने से घटेगा, चालक तार के प्रतिरोध को घटाने से घटेगा, और चालक के ताप को बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अर्धचालक में क्या होते हैं, बढ़ाने से घटता है और घटाने से बढ़ता है। बस समझिए। और एक चीज और याद रखिएगा, चालक अति, एक होता है अति चालक, समझ रहे हो, अति चालक। और चालक और पर भी किए, चालक पर भी किए, कुचालक पर भी किया, अति चालक का। यानी जब किसी का ताप घटाते घटाते, चालक तार को घटाते घटाते शून्य कर दिया जाए, ताप क्या कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो उससे जो ये चालक तार बन जाता है सुपर कंडक्टर। क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, यानी अति चालक को बन जाते हैं। यानी उससे धारा अति पर मतलब ज्यादा प्रवाहित होते रहते। ये शून्य होने से ताप का तो उसका प्रतिरोध भी क्या जाएगा, शून्य। ताप कर दिए शून्य तो प्रतिरोध का मान क्या हो गया, शून्य। शून्य क्या हो गया, प्रतिरोध का मान शून्य, तो उससे धारा में रुकावट होगा। धारा एकदम पूरा जहां तहां दौड़ेगा ना, पूरा स्पीड में अति चालक से होकर के। बस समझ रहे हो? तो अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, बस समझ रहे हो, शून्य होता है। और सबसे ज्यादा धारा का प्रवाह किसमें होगा, अति चालक। और सुपर कंडक्टर उसे कहते हैं, वो अब क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर। बस समझ रहे। अब अगला है कि चालक का जो प्रतिरोध होते हैं, चालक का प्रतिरोध जो होते हैं
उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रकृति मतलब जैसे देखिए तांबा है, एक तांबा है और एक एल्यूमिनियम है, तो क्या दोनों में क्या परमाणु जो है एक ही तरह के होते हैं, दोनों का परमाणु अलग अलग होते हैं, तो क्या उसका प्रतिरोध अलग अलग होंगे, समझ रहे? तो यही बोला जाता है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी कहने मतलब भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक चालक है, एक चांदी है और एक लोहा है, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा? लोहा का प्रतिरोध ज्यादा होगा। और चांदी ने बोले हैं चांदी का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और आप लोग को पता ही है कि सबसे अच्छा सुचालक धातु, विद्युत का चालन करने वाला, सर्वोत्तम विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला सबसे सुचालक कौन है? तो चांदी। समझ रहे बात को? ठीक, इतना चीजें जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखें ना, तो इतना ध्यान रखेंगे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सिर्फ पहला बात की ताप अति। गेट खोलिए, तो जल्दी गेट खोलिए। चालक की लंबाई पर पहला क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर, लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लंबाई अति, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। और दूसरा बात क्या बताएं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक का। बात समझ रहे हो? अगर मोटा, ज्यादा मोटा है तार तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, प्रतिरोध कम होगा मोटा होने पर, ठीक। और उससे विद्युत धारा फिर चालक से क्या होगा? ज्यादा प्रवाहित होगा, ठीक। और ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, घटाने से घटता है, अर्थात प्रतिरोध चालक के ताप के समानुपाती होता है, ठीक। और एक बात है, भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने के कारण क्या है? तो उसका प्रकृति क्योंकि भिन्न होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इतना समझ चुके हैं। और गेट खोलिए बढ़िया से। अब आगे देखते हैं हम लोग, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं, इस पर आते हैं, ठीक। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसका हिंदी होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या है इसके बारे में जानेंगे पहले, ठीक। और सिर्फ और सिर्फ इसे कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे हम लोग आराम से जान सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है पहले सुनिए। चालक के प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसमें नियम कुछ है। पहला नियम हम लोग देखे थे कि चालक का जो प्रतिरोध होते हैं ये समानुपाती किसका होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा नियम देखे थे चालक का प्रतिरोध जो होते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ने पर क्या होगा? R समानुपाती L/A होगा। और इस समानुपाती को हटाने के लिए जो नियतांक का प्रयोग किया जाता है उस नियतांक को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी इसे जोड़ इस पर, ठीक, L/A। तो यहाँ R नहीं A है, ठीक, और ये है। इसको क्या कहते हैं? रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? RHO, रो। ये P नहीं है, ये रो है। और रो क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या विशिष्ट प्रतिरोध कहां से आया? तो ये दो नियम से प्रतिरोध जो होता है किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध क्या होता है? एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये दोनों समीकरण को मिलाए तो क्या आया? R समानुपाती L/A। और समानुपाती को हटाने के लिए जिस नियतांक का प्रयोग किया गया उसी नियतांक को क्या कहते हैं? उसी नियतांक को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बस समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, यदि हम सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं, यहां आ जाए, यहां सुनिएगा आप लोग, ये जो है R बराबर क्या आया? रो L/A, या इसे हम आप लिख सकते हैं इसके साथ ये, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर ये दो कोना गुना होगा, R गुना A और बटा में L होगा। और ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब इसी को देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये मीटर 2 में 1 मीटर कट गया तो ये क्या हुआ? ओम मीटर। तो यही समझेंगे कि हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। समझ रहे बात को? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, आर का प्रतिरोध का मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक इसे रो बोल रहे हैं, रो से करते हैं, इसे क्या बोलेंगे ओम मीटर। कैसे आया जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे सुनिए, दो और बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या विशिष्ट मतलब विद्युत नहीं, विशिष्ट नहीं, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है तो सुनिए, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कह देंगे, विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की कोई बहुत बड़ा परिभाषा नहीं, सिर्फ प्रतिरोध जान रहे हैं, प्रतिरोध को पलट देंगे सिर्फ। किसी चालक के किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे, विद्युत चालकता कहते हैं। अब विद्युत चालकता का मात्रक पूछा जाए तो ऊपर में एक, अब विद्युत आर का मात्रक क्या होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, मीटर होता है, ओम में होता है। तो इसे क्या कहेंगे, प्रति ओम। प्रति ओम, प्रति ओम किसका मात्रक आ गया, विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता का, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, प्रति ओम। और इसे भी लिखते हैं ओम इनवर्स भी, इसे क्या कहेंगे ओम इनवर्स। क्या इसे पाई पढ़ोगे कौन पढ़ोगे अब आगे ये समझ चुके हैं, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालकता, समझ रहे हैं। और इसे आप लोग लिख भी लीजिएगा, जो जो बोल रहे हैं, जितना बातें बोल रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, आप कैसे लिखिएगा आप जाने नहीं, बात समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे अगला टॉपिक क्या है, विशिष्ट चालकता। अगला टॉपिक क्या है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या का अंग्रेजी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, ये क्या होते हैं, तो इसमें क्या कहा गया कि जब किसी चालक के ये होता है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। अब इसका मात्रक देखा जाए तो ये क्या होगा, 1 प्रतिरोधकता के ओम मीटर, तो इसे बोल सकते हैं प्रति ओम, प्रति ओम मीटर, प्रति ओम मीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में, या इसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और या इसे बोलते हैं ओम मीटर को सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेंस, प्रति मीटर भी बोलते हैं इसे। ठीक, प्रति मीटर भी कहते हैं, तो ये भी नो सीमेंस। प्रति मीटर भी किसका मात्रक है, विशिष्ट चालकता का। तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार का मात्रक, चार वो मात्रक एक साथ याद रखना है। किसे किसे, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। इधर सुनिए, जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो क्या लिखिएगा आप लोग, ओम। कोई दिक्कत नहीं इसे समझने में, संकेत में लिख देते हैं क्या ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाए क्या होता है, ओम मीटर। फिर विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को देखा जाए तो विद्युत चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। तो प्रतिरोध को उल्टा कर दिए तो ओम इनवर्स, प्रति ओम, क्या यही नहीं। और विशिष्ट, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का देखा जाए मात्रक क्या बोलेंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये चार गो के यही इसी में कंफ्यूजन विद्यार्थी को होता है, लेकिन जिसे परिभाषा याद रहेगा क्या उसमें कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना तक समझ चुके हैं, समझ चुके हैं, पहले इतना उतारिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब शांत हो जाइए। ठीक, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, पहले सुनिए इधर ध्यान से, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार क्या होता था, आई आर, आई आर यानी विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध। क्या लिख सकते हैं इस तरह से, प्रतिरोध,
ये होता है ओम के नियम से। ये कहां से आया नियम? ओम के नियम से ये जानते हैं हम लोग। अब आगे सुनिए, प्रतिरोधों का आखिर संयोजन क्यों किया जाता है? ठीक, इस बात को हम समझेंगे यहां पर। तो प्रतिरोधों, सरकार जो है हमारे घरों में जो बिजली की आपूर्ति करती है, सरकार हमारे घरों में जो बिजली की आपूर्ति करती है, उसका विभवांतर कितना वोल्ट हो जाता है? 220 वोल्ट। पता है नहीं? 220 वोल्ट। और ओम के नियम के कहना है, ओम के नियम के कहना है कि विभवांतर जो होंगे धारा के समानुपाती होंगे। ओम के नियम के कहना है कि नहीं, विभवांतर क्या होंगे? धारा के समानुपाती। और देखिए विभवांतर, देखिए 120 वोल्ट, 120 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित हो रहा है। तो क्या हमारे घरों में जो परिपथ लगे, परिपथ से जुड़े उपकरण होते हैं, सभी के लिए तो वोल्ट ठीक है 220 रहता है। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। लेकिन सभी के लिए धारा एक समान होते हैं। धारा सभी को अलग अलग चाहिए। धारा उसका क्या होना रहता है? अलग अलग होना, मतलब चाहिए रहता है। जैसे एक बल्ब का प्रतिरोध, मतलब बल्ब जो होते हैं, बल्ब के लिए बल्ब जो है धारा का खपत कम करता है, तो यही हीटर क्या करते हैं? विद्युत धारा ज्यादा खपत करते हैं। समझ रहे हो? हमारे जो घरों में बिजली का उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, क्या सभी उपकरण जो है एक समान रूप से विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं, सभी अलग अलग। समझ रहे बात को? और सुनिए, लेकिन विभवांतर जो है सरकार के द्वारा जो आपूर्ति बिजली कराई जाती है उसकी कितना रहता है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और ये कहा गया ओम के नियम में कि हम 220 वोल्ट धारा दे रही, विभवांतर दे रहे हैं, तो इसी के अनुसार समान रूप में क्या देंगे? सभी को धारा प्रवाहित, धारा सभी को क्या होगा? आएगा उस परिपथ में समान ही आएगा। समझ रहे हो? 220 वोल्ट के अनुसार ही आएगा धारा विद्युत परिपथ में। 220 वोल्ट के अनुसार क्या आएगा? धारा। और जो धारा आएगा सभी उपकरणों को एक समान धारा का जरूरत नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए सभी को उचित धारा मिले, सभी उपकरणों को क्या उचित धारा मिले, उसके लिए क्या किया जाता है? प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। जैसे इसमें प्रतिरोध देखिए ना, अगर जो किसी की धारा को समझ जाइए इसको, मान लिया जाए विद्युत धारा 2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। कितने एम्पियर? 2 एम्पियर। धारा का मान 2 एम्पियर है। अब प्रतिरोध कितना है? तो प्रतिरोध को देखा जाए तो 220 आर बराबर क्या होता है? V बटे आई होता है। ओम के नियम इसको कीजिएगा आप, होगा नहीं? तो ये क्या आ जाएगा? 220 बटे 2 तो कितना है? 110 ओम। 110 ओम। तो 110 ओम को प्रतिरोध को जोड़ करके क्या करेंगे? उसका मान 110 कर देंगे। अब तो क्या होगा? धारा उस परिपथ में कितना प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर। धारा कितना प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर। और किसी को 2 ही एम्पियर धारा चाहिए, तो प्रतिरोध का मान क्या कर दिए? प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 110 ओम। और किसी को और चाहिए कम, और धारा किसी को कम चाहिए, तो प्रतिरोध को और बढ़ाएंगे। प्रतिरोध को क्या करेंगे? कैसे बढ़ाएंगे? प्रतिरोध को जोड़ करके, प्रतिरोध को क्या करके जोड़ करके। और प्रतिरोध को जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समान कहलाता है। और प्रतिरोध को देखिए, प्रतिरोध को जोड़ करके अगर जो प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होता है? घटता है। धारा का मान क्या होता है? घटता है। और प्रतिरोध का मान घटाते हैं तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों होगा? तो शांति सुनिए, इसमें प्रतिरोध धारा बराबर क्या हो सकता है? बोलिए। धारा बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। आई बराबर V बटे आर। V बटे आर। धारा बराबर क्या होगा? V बटे आर। और V बटे आर को एम्पियर कहते हैं। मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है नहीं। अब बताइए इस प्रतिरोध, इसी फॉर्मूला में आइए कि अगर प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा ये बढ़ेगा, तो वोल्ट वाला मान कमेगा नहीं, तो धारा का मान नहीं कमेगा। प्रतिरोध का जो मान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान जो बढ़ाएंगे, तो धारा का मान में क्या होगा? कमी होगा। धारा के मान में क्या होगा? कमी होगा। और प्रतिरोध के मान को बढ़ाएंगे तो धारा के मान में क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर जो प्रतिरोध घटाएंगे तो धारा के मान में क्या होगा? वृद्धि। बात समझ रहे हो नहीं? क्यों? क्योंकि मान लिया जाए ये 220 वोल्ट फिक्स है, ये 220 वोल्ट फिक्स है। जो घरों में
घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है, कितने वोल्ट पर आती है? विभवांतर उसका कितना रहता है? वोल्ट। कितने वोल्ट पर आता है विभवांतर? 220 वोल्ट पर। और जितने भी उपकरण देखिएगा लिखा हुआ रहेगा उस पर 220 वोल्ट। कितने वोल्ट? 220 वोल्ट। और शांति सुनिए, तो प्रतिरोधों का समूहन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि प्रतिरोधों का समूहन नहीं करेंगे तो विद्युत परिपथ में जो उपकरण जुड़े रहते हैं उसको उचित धारा नहीं मिल पाएगा। एक समान यदि धारा सुनिए, सभी जिस प्रकार से विभवांतर एक समान सभी को चाहिए, उसी प्रकार अगर जो विद्युत उपकरणों को भी क्या होता है, एक समान धारा की जरूरत होता है, तो क्या करते हैं? प्रतिरोधन का समूहन करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन पंखा जो है कुछ ज्यादा, पंखा हो गया, टीवी हो गया, समझ रहे हो नहीं, हीटर हो गया, तो वे सभी को क्या है? अलग अलग धारा चाहिए। और अलग अलग धारा चाहिए, जिसे कम धारा चाहिए तो प्रतिरोध को जोड़ कर उसका प्रतिरोध का मान क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो धारा का मान कम होगा। और किसी को ज्यादा धारा चाहिए तो उसमें प्रतिरोध को जोड़ जोड़ करके क्या करेंगे? उसका प्रतिरोध घटाएंगे। प्रतिरोध को क्या करेंगे? घटाएंगे। और घटेगा तो उसका धारा, ताकि उसे क्या प्रतिरोध का मान को घटाते हैं बढ़ाते हैं, किस लिए बढ़ाते घटाते हैं? ताकि जो विद्युत परिपथ में जो जुड़े हुए उपकरण उसे उचित धारा मिल सके। प्रतिरोधों, शांति सुनिए, प्रतिरोधों का समूहन इसलिए किया जाता है, प्रतिरोधों का समूहन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी विद्युत परिपथ में उपकरण जुड़े हुए हैं उसे उचित धारा मिले। क्या मिले? उचित धारा। उचित धारा मिलने को लेकर के ही क्या किया जाता है? प्रतिरोधों का समूहन। बात समझ रहे हैं? और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी टीवी रहता है, टीवी हो गया, समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें प्रतिरोध, उसी के अंदर प्रतिरोध समूहित हो जाता है। ये नहीं कि हम लोग लाते हैं अलग से, उसको अलग से प्रतिरोध को समूहन करते हैं। उसी के अंदर, उस उपकरण के अंदर ही प्रतिरोधों का समूहन किया हुआ रहता है। समझ रहे बात को? और सिर्फ टीवी लगाते हैं, उसका प्लग जोड़ते हैं, समझ रहे हो? उसको क्या लगाते हैं? प्लग खाली जोड़ते हैं। जब चालक तार में धारा प्रवाहित हो, ये जितना होना रहता है 120 वोल्ट पर ही धारा उसमें प्रवाहित होता है। लेकिन जब टीवी के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें जो प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, जितना धारा उसे चाहिए रहता है उतना ही धारा लेता है। समझ रहे बात को? जितना धारा चाहिए उतना ही धारा लेता है, टीवी चलता है। पंखा को जितना धारा चाहिए उतना ही पंखा लेगा, ये नहीं कि उससे ज्यादा धारा लेगा नहीं। बात समझ रहे हो? और ज्यादा होने से क्या होता है? पंखा जल जाता है, पंखा कॉइल जलता है। टीवी में कुछ ऐसे होते हैं, ज्यादा धारा का भी काल प्रवाहित हो जाता है तो उसमें क्या होता है? धारा रुक जाता है, मतलब खराब हो जाता है। ठीक, तो ये चीजें जान चुके हैं। तो प्रतिरोधों का समूहन क्यों जरूरी है समझ चुके हैं। जो विद्युत उपकरण जुड़े रहते हैं सभी को उचित धारा मिले, इसीलिए प्रतिरोधों का समूहन किया जाता है। और ये प्रतिरोधों का समूहन जो भी हम उपकरण खरीदते हैं उसके अंदर किया हुआ रहता है। समझ रहे हो? अलग से करना नहीं पड़ता है। किसी को कम प्रतिरोध चाहिए तो प्रतिरोध का मान क्या किया जाएगा? घटाएंगे ना बढ़ाएंगे? प्रतिरोध का मान क्यों? क्योंकि धारा कम करने के लिए V बटे क्या होता है? R। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा नहीं जी, होता है कि नहीं? बोलिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम ही होगा, घटेगा कि नहीं? और यदि प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा। तो यही घटाने बढ़ाने को लेकर के ही तो क्या करते हैं? प्रतिरोधों का समूहन करते हैं। आइए कैसे होता है? तो प्रतिरोधों को जोड़ जोड़ करके, अब प्रतिरोध को जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन। एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ देना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का समूहन। और ये प्रतिरोधों का समूहन जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से किया जाता है। ऐसे प्रतिरोधों का सुनिए, प्रतिरोधों का संयोजन तीन तरह से देखने को मिलता है। जैसे देख दीजिए, क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन, और क्या है? मिश्रित संयोजन। अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या बाबू नहीं समझ रहे? क्या समझ रहे हैं कि नहीं? जो हो रहे हैं समझ में आ रहा है? अब आगे सुनते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। सुनिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, और मिश्रित संयोजन क्या है। तो इतना समझ चुके हैं। तब तक कुछ हम चित्र बनाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लेकर के। ठीक, उससे पहले तब तक आप लोग जवाब दीजिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, और विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक, बढ़िया से बोलिए। विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछ रहे हैं, मतलब विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मात्रक 1 इनवर्स मीटर इनवर्स, 1 इनवर्स मीटर इनवर्स। और पूछा जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक। किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। तो हम लोग अब सुनिए, यहां पर चलते हैं। आइए अब पुनः कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पहले समझेंगे लोग। सीरीज कहती श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, ठीक। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इस बात को समझेंगे, ठीक। दो से अधिक प्रतिरोध, सुनिएगा ध्यान से, दो से अधिक प्रतिरोध को, समझ रहे, एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध में या दूसरे प्रतिरोध को तीसरे प्रतिरोध में जोड़ने से जो हमें श्रेणी प्राप्त होता है, समझ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान क्या है कि इसके लिए केवल एक वायर की जरूरत है, एक चालक तार की जरूरत है। कितने चालक तार की जरूरत है, एक ही चालक तार में क्या किया गया, देखिए जोड़ दिया गया कि नहीं, एक ही, ठीक। तो इसमें एक पहला प्रतिरोध दूसरे से, दूसरे प्रतिरोध तीसरे से, और तीसरे प्रतिरोध चौथे से, चौथे प्रतिरोध पांचवें से। इस प्रकार प्रतिरोधों को जोड़ने से जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है, जो हमें प्रतिरोधों का समूहन प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन क्या है समझ चुके हैं उन्होंने, इसकी आकृति कैसा होता है जान चुके हैं। और धारा देखिएगा, धारा का प्रभाव प्लस से माइनस की ओर, प्लस को उच्च विभव, माइनस को निम्न विभव, ये सब बात बता चुके हैं। तो इसमें समझेंगे और विशेषता जानेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है। तो यहां ध्यान देना हम लोगों को, श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषताएं में हम लोग समझेंगे कि इसमें जो धारा का मान, धारा जो प्रवाहित होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाले धारा का मान क्या होते, समान होते हैं। धारा का मान क्या होते हैं, समान। सुनिएगा ध्यान से, श्रेणी क्रम समूहन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सभी में धारा का मान क्या होते हैं, समान। सभी में धारा का मान क्या होते हैं, समान। लेकिन विभवांतर होते हैं भिन्न भिन्न। विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। लेकिन विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। V3 से मान लेंगे। तो ये विशेषता है कि श्रेणी क्रम समूहन में प्रतिरोधों का धारा, प्रतिरोधों से अगर जो धारा प्रवाहित होता है तो उसका धारा का मान सभी प्रतिरोध में क्या होंगे, एक समान होंगे। धारा का मान क्या होंगे, एक समान होंगे। और लेकिन विभवांतर क्या होंगे, भिन्न भिन्न। लेकिन विभवांतर क्या होंगे, भिन्न भिन्न। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा एक बात और विशेष में, कि जो प्रतिरोध जोड़े होते हैं दो सिराओं के बीच में, मतलब चालक के दो सिराओं के बीच में ही जुड़ा हुआ है, जो दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, उसका मान लिया जाए जो विभव होते हैं, उसका जो विभवांतर होते हैं, दो बिंदुओं के बीच में दो से अधिक प्रतिरोध जुड़े हैं और उसका उस प्रतिरोध का विभवांतर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। और वे जो भिन्न भिन्न विभवांतर होते हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होते हैं। कौन, यानी भिन्न भिन्न प्रतिरोध का जो विभवांतर होते हैं, नहीं, भिन्न भिन्न प्रतिरोध का जो विभवांतर होते हैं वे किसके योग के बराबर होते हैं, जिस दो बिंदुओं के बीच में वे प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसके विभवांतर के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी सभी विभवांतर किसके योग के बराबर होते हैं, जिस दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ, उस दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो सब मिल करके क्या होते हैं, विभवांतर के सब बराबर होता है। क्या इतना बात समझ चुके हैं, बोलिए। और इसी बोल सकते हैं इसे समतुल्य विभवांतर भी, बात समझ रहे हो। यानी दो सिराओं के बीच में आने, सुनिए, दो सिराओं के जो बीच विभवांतर होते हैं, एक बात सुनिए ध्यान से फिर से, अभी दो सिराओं के बीच जो विभवांतर होते हैं और उस सिराओं के बीच में जितने प्रतिरोध होते हैं
उसका विभवांतर का मान भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होते हैं। समझ रहे हो? उस भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के जो विभवांतर होते हैं नहीं, हाँ, जो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होते हैं। जैसे मान लिया ये बैटरी का मुंह, ये लाइन जो है 440, मतलब 440 नहीं, 220 वोल्ट विभवांतर है, तो V1 V2 V3 में ये बट जाएगा अलग अलग विभवांतर में। लेकिन जब ये सबको जोड़ेंगे नहीं तो इसका मान, सबका मान कितना आएगा? 220 वोल्ट ही। विभवांतर कितना मान आएगा? 220 वोल्ट ही। तो सरयनीकरण सुनिएगा ध्यान से कि सरयनीकरण की पहला विशेषता क्या है कि सरयनीकरण में जुड़े प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाले धारा का मान क्या होते? समान। और विभवांतर क्या होते? भिन्न भिन्न। और सभी प्रतिरोधों, सभी विभवांतर का योग का मान उस चालक तार में प्रवाहित विभवांतर के समान, विभवांतर के योग के बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं? उस चालक, जिस चालक में से जुड़े हुए प्रतिरोध, जिस चालक में जो प्रतिरोध जुड़े हुए, उसका विभवांतर बराबर होता है किसके? सभी प्रतिरोधों के योग, सभी प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होते हैं। हम बार बार इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ गए हैं? ये विभवांतर किसके बराबर, योग के बराबर होते हैं? जो भिन्न भिन्न होते हैं, सभी मिल करके जो चालक में विभवांतर है, जो दो चालक उस चालक के सिरों के बीच के जो विभवांतर है उसके बराबर होते हैं। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के भिन्न भिन्न विभवांतर का योग और उस चालक के विभवांतर के, दो सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं? इतना जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे सुनिए। इतना समझने के बाद समझेंगे आगे। यदि R1, R2, R एंड R3 ये क्या प्रतिरोध है? समझ रहे हो? यदि इसका मान लेंगे हम लोग कि R1, R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध में R इक्विवेलेंट है, इसे बोलते हैं R इक्विवेलेंट। समझ बात को? यानी इसे मान लिए R, क्या मान लिए? R, क्या मान लिए? R। इसे मानेंगे हम लोग कि जो चालक का प्रतिरोध है अलग अलग है, चालक का प्रतिरोध क्या है? अलग अलग। चालक का प्रतिरोध क्या है? अलग अलग। तो इस सभी प्रतिरोध को मान क्या लिए? मान R मान लिए। तो ओम के नियम में आप लोग जानते होंगे ना, ओम के नियम में I बराबर क्या होता है? I बराबर बोलिए, या इसे बोलिए V बराबर क्या होता है? V बराबर IR, सॉरी IR। असमतुल्य प्रतिरोध क्या माने? R इक्विवेलेंट। तो ओम के नियम से इतना लिख सकते हैं कि नहीं? V बराबर I, R इक्विवेलेंट मान R प्रतिरोध, सब भी का प्रतिरोध मानिए क्या? R। तो ओम के नियम से क्या होगा? ये V बराबर I R इक्विवेलेंट मानेंगे इसे। अब बताइए हम लोग, अगर सिर्फ इसमें पूछा जाए कि इसका बोलिए विभवांतर ओम के नियम से, V1 बराबर क्या होगा? I जो धारा प्रवाहित तो I हो रहा है इसके साथ भी धारा I, इसके साथ भी धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? I। तो V1 बराबर खाली विभवांतर बताइए इसका क्या होगा? I R1 होगा, इसके लिए खाली I R1 होगा। अब V2 का मान बोलिए क्या होगा? I R2 होगा ओम के नियम से। और V3 बराबर क्या होगा? V3 बराबर I R3 होगा। ओम के नियम से ये होगा कि नहीं होगा? बोलिए इतना होगा। अब आगे देखिए ना, हम लोग चलेंगे। V1 जो सबको जोड़ते हैं, सभी को यदि जोड़ते हैं हम, V1 V2 V3 बराबर क्या हो जाएगा? I R1 जोड़ I R2 प्लस I R3। तो इसे बोलिए इतना बराबर क्या होता है? ये सब विभवांतर जो ये बैटरी है उसके विभवांतर के बराबर होता है कि नहीं? बोलिए। तो इसके जगह पर कितना बैठाएंगे? भी। अब आगे देखिए, हम इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ I कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? I1 R1 R2
3। बात समझ रहे हैं क्या, कोई दिक्कत है? अभी देखिए ननु, अब V बराबर क्या होता है? V बराबर ओम के नियम में किधर माने, देखिए V बराबर आई आर क्यू होता है, इधर V बराबर लग बैठाएंगे, V बराबर आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब बराबर क्या, आई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कट गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया नु, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो इसमें भी ये बात ध्यान रखेंगे कि जो किस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, उस श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो जितने प्रतिरोध है सभी के योग के बराबर होंगे, सभी के योग के क्या होंगे, बराबर। जैसे इसका प्रतिरोध मान लिया 5 ओम रहता है, इसका ओम कितना रहता, 5 ओम, इसका 10 ओम रहता है, इसका प्रतिरोध का मान कितना रहता, 10 ओम, और इसका प्रतिरोध का मान कितना है, 5 ओम। कितने ओम है, 5 ओम। इसका प्रतिरोध का मान 15 ओम है, तो पूछता समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या बोलेंगे, सब 5, 10, 15, 15, 30 जोड़ करके बताएंगे नहीं। तो इसका सुनिए, श्रेणी क्रम समूहन का विशेषता क्या है जान चुके हैं, और ये कैसे आता है समझ चुके हैं। ये कितना इस तरह से ज्ञात कैसे किए, बात पूछ रहे हैं कि नहीं। ओम के नियम को स्वाहा कर दीजिएगा तो ये निकलेगा नहीं। ओम के नियम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, याद रखना। ओम के नियम से ही समतुल्य प्रतिरोध निकाल पाए। अगर ओम के नियम कोई बच्चा बुतरू भूल जाएगा, समझ रहे हो, तो ये क्या होगा, एग्जाम में जा करके ना उसका मुंह लटक जाएगा, नहीं लटक जाता है। ठीक, आगे सुनिए। तो पहला विशेषता क्या पढ़ेंगे, पहला सुनिएगा ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ, ये सच्ची खत्म हो गया, ये समझ बात को। पहला बोलिए कि श्रेणी क्रम में, इसमें इस कर्म में, बोलिए इस श्रेणी क्रम पढ़े नहीं, इस कर्म में क्या होता है, धारा। बोलिएगा धारा क्या होता है, समान। धारा क्या होता है, समान। लेकिन विभवांतर क्या होता है, बोलिए विभवांतर क्या होता है, भिन्न होते हैं। विभवांतर अलग अलग में उसी को भिन्न भिन्न कहते हैं, भिन्न होता है। और जिसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, जितने प्रतिरोध है सभी का योग के बराबर होते हैं, सभी का योग के क्या होते हैं, 2-2। अगर जो n तक जुड़ा रहे तो n तक करेंगे, तो इतना ही 3 विशेषता रहेगा। क्या 3 विशेषता रहेगा। अब इसमें देखिए प्रश्न करता विद्यार्थी से, सुनिएगा ध्यान से, कहेगा ननु कि एक विद्युत परिपथ में बल्ब जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, एक बल्ब जुड़ा हुआ है, एक जगह में पंखा जुड़ा हुआ है, या फ्रिज, क्या है, फ्रिज है, और फिर एक जगह है हीटर, क्या है, हीटर। अगर सुनिएगा पूछा जाएगा बल्ब में अगर 2 बल्ब से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फ्रिज से कितने एम्पियर धारा प्रवाहित होगा, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर बल्ब से, सुनिए, बल्ब से कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पियर से, तो हीटर में या फ्रिज में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा, हाँ इतना समान धारा प्रवाहित होता है। क्या होता है, धारा समान। और जब धारा समान प्रवाहित होता है तो श्रेणी क्रम में बल्ब रहे, चाहे हीटर रहे, चाहे फ्रिज रहे, उसमें धारा प्रवाहित 2 ही एम्पियर होगा। कितने एम्पियर प्रवाहित होगा, और इस तरह की ने मार देना कि हीटर है ज्यादा मार देंगे, समझ रहे हो, 10 मार देंगे, 20 मार देंगे। लेकिन वो श्रेणी क्रम में है, तब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न, और इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होते हैं सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। क्या इसका विशेषता जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर कर्म समूहन, प्रतिरोधों का समांतर कर्म समूहन। क्या इतना समझ चुके हैं, बोलिए इतना समझ चुके हैं कि नहीं समझे। बोलिए श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है, किसका मान अलग अलग होता है। समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का योग के बराबर होते हैं। समतुल्य प्रतिरोध किसके योग के बराबर होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसका समतुल्य प्रतिरोध योग सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, बराबर। क्या इतना समझ चुके हैं। अब आगे बढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं समांतर कर्म समूह। क्या पढ़ते हैं, ये 3 प्रतिरोध R1
कितने प्रतिरोध? R1, R2 और R3, 3 प्रतिरोध को ये अभी जोड़ है, ठीक। और यदि इनमें इसे शांति सुनिएगा, एक तार से ना, इसमें देखिए अलग अलग तार से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, एक तार से दिख रहा है। सभी प्रतिरोधों को देखिए सभी जितने भी प्रतिरोध है, एक, दो से अधिक या एक से अधिक प्रतिरोध को जब अलग अलग तार से जोड़ दिया जाता है, अलग अलग वायर से क्या किया दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समूहन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन, ठीक। तो इसमें देखिएगा आप लोग कि धारा का मान मान लीजिए I प्रवाहित होगा, तो इसमें धारा का मान क्या होगा? बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा कि नहीं बटेगा? बोलिए जल्दी। बट क्यों जाएगा? तीनों में इस तरह से रहेगा तो बट के जाएगा कि नहीं? और विभवांतर मान लिया भी है, विभवांतर इसका भी है, तो इसका विभवांतर समान होते हैं। सभी पर विभवांतर क्या होंगे? सभी का विभवांतर, शांति सुनिए, सभी का विभवांतर भी, इसे इधर लिख दें, विभवांतर क्या होते हैं? समान। बस मरे। तो इसका पहचान सुनिएगा पहले कि श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में एक से अधिक तार का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तार से ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बस मरे नहीं। और इसका यही पहचान है, एक से अधिक वायर की जरूरत पड़ता है। और इसमें दूसरी पहली फिर इसकी पहला विशेषता क्या है? इसमें विभवांतर, इस कर्म में इसे पहले कैसा कर्म कहेंगे? समांतर कर्म संयोजन। समांतर कर्म संयोजन। और समांतर कर्म संयोजन में क्या होते हैं? सुनिए, विभवांतर क्या होते हैं? समान। विभवांतर क्या होते हैं? समान। और इसका धारा जो होते हैं भिन्न भिन्न, और धारा क्या होती है? अलग अलग। और जब अलग अलग होते हैं तो सबको धारा को बाद में जोड़ेंगे, इन्हें आएगा तो सब क्या होंगे? I2 I3 इधर से निकलेगा, फिर तो ये क्या आयन बन जाएगा? I बनेगा कि नहीं? बोलिए I बनेगा। समझ रहे बात को? देखिए हम लोग आज इतना ही रोकते हैं, बच्चा लोग सब आ गया, ठीक। विशेष कल देखते हैं, इस पर चर्चा कल करते हैं, ठीक। इतना तक कब तक पढ़िएगा आप लोग?